अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान वाला जो मामला है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उसके ऊपर जो लोग गहरी निगाह रखते हैं इस मामले पर, उनकी राय जो है हम साथ साथ अपने प्लेटफॉर्म पे शामिल करें कि जो अमरीकी इनखला हुआ है उसका अफगानिस्तान पर क्या इम्पैक्ट है, पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट है, इस रीजन पर ओवरऑल उस पर क्या किस किस्म का असर होगा। और हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है जो कि फर्स्ट हैंड काबुल की जो सिचुएशन है वहां से होकर आए हैं। हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात करते रहे, लेकिन आज थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पे काबुल में इस वक्त क्या फीलिंग है ये जो इनखला है इसके बाद, और जो इस वक्त वहां पे सिचुएशन डेवलप हो रही है उस पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एजाज भाई, आपका आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में कहा, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ क्योंकि आप वहां से होकर आए हैं, आम जो लोग हैं अफगानी, जो लोग इस वक्त काबुल में हैं, उनके इस वक्त क्या तासुरात हैं। अमेरिका चला गया है, वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको लेकर उनकी क्या राय है, जो तालिबान का एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि टेक ओवर तक बात चली जाएगी, बहुत जल्द चली जाएगी, उसको लेकर वहां के लोगों के क्या तासुरात हैं। यशवीन, सबसे पहले बात आम आदमी को समझने के लिए एक बात समझना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की आबादी है तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख के करीब आबादी है। और उस आबादी का जो एक बड़ा तबका है, 65% से जायद जो लोग हैं उनकी उम्रें 16 से 30 साल के तकरीबन दरमियान है, यानी कि यंग लोग हैं। और ये वो तबका है, ये वो 65% है जो 9/11 से थोड़ा पहले, उस दौरान या उससे फौरी बाद पैदा हुआ है। और इस तबके ने या इस आबादी की अक्सरियत ने जो तालिबान का दौर है उसे करीब से नहीं देखा, लेकिन इनके माँ बाप ने देखा हुआ है। और जो यादें हैं तालिबान के दौर की वो कोई अच्छी यादें नहीं है। अमेरिका यहाँ पर था और ज़ाहिर है अमेरिका यहाँ पर एक जारियत करके आया था अफगानिस्तान में, और किसी भी मुल्क पे कब्जा करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि अमेरिका ने जैसे तैसे भी एक अपना फेस रखा हुआ था, अपनी हुकूमत रखी हुई थी। पहले हामिद करजई उसको हेड करते रहे एक लंबे अरसे तक, और उसके बाद अशरफ गनी अब वहां पर अमेरिकी अपनी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपने अवाम के साथ हैं। तो जो ज्यादा फ्लक्स है वो वहां पर शहरों में मौजूद है, रूरल एरिया में आबादी कम है। तो जो शहरों में गुज़िश्ता 20 साल के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, वहां पर सड़कें बनी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 17 साल पहले मैं अफगानिस्तान गया था, तो खाल खाल ही कोई 2 मंजिला इमारत नजर आती थी, और जितनी भी इमारतें नजर आती थी तमाम की तमाम बुलेट रिडल्स थी। तमाम के ऊपर इस तरह लगता था जिस तरह गोलियों का स्प्रे हुआ हुआ है। लेकिन अब जब मैं अफगानिस्तान ठीक 17 साल बाद पहुंचा हूँ तो वहां पर मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि इतनी जो तरक्की है वो हुई हुई है। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सड़कें बनी हुई हैं, गलियां बनी हुई हैं, औरतें दफ्तरों में जा रही हैं। आप अगर अफगानिस्तान में जाएं तो आपको काबुल में जाएं अगर, तो काबुल में आपको यूं लगेगा जिस तरह आप इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में घूम रहे हैं। आप बड़ी अगर काबुल के अपडेट माल दे रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी, मैं 13 साल पहले तकरीबन मुझे भी काबुल जाने का इत्तेफाक है, और जो आप काबुल बता रहे हैं वो काबुल मैंने नहीं देखा जी। तो अब ये जो आबादी है जिसका स्टेक है, यानी कि काबुल शहर की जो आबादी है वो 1 करोड़ से तजावज कर गई हुई है, क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो ज्यादा चाहते हैं कि उनको आसाइशें मिले, वो मरकज में आना चाहते हैं। और वहां पर रूरल एरिया से लोगों की एक बहुत बड़ा जो फ्लक्स है वो बड़ी तादाद जो है वो शहरों में आ चुकी है। काबुल हो गया, हरात हो गया, कंधार हो गया, पंजशेर हो गया, ये जो उनके मराकज है शहरों के। तो ये जो लोग हैं जिनका कारोबार से ताल्लुक है, वहां पर 9 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में लोग जाते हैं, 23 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। इसी तरह एक बड़ा तबका कारोबार और नौकरियों से मुंसलिक है। और फिर वॉर इकोनॉमी जो अमेरिका ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ पर पैसा फेंका था, वो उसके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक है। तो इनमें से जो अक्सरियत है वो तो अमेरिका के जाने से सख्त मायूस है और तालिबान के आने से वो खौफजदा है। लेकिन जो मजहबी तबकात हैं इनके, वो भी तकसीम का शिकार है। आप मिसाल के तौर पे हिज़्ब इस्लामी को ले लें, जो उनकी एक बड़ी मजहबी जमात है, गुलबदीन हिकमत यार जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है वो उसको हेड करते हैं, वो भी तालिबान के खिलाफ है। और एक छोटा सा तबका ऐसा है तालिबान का जो बाय बाय द फोर्स ऑफ गन वो इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है। और अगर इनकी तकसीम देख लें तो जो लैंड के एतबार से, यानी कि खित्ते के एतबार से, लैंड पर ऑक्यूपेशन के एतबार से तालिबान वो अक्सरियत में है।
लेकिन अगर आप कहें कि आबादी, तो आबादी बदस्तूर हुकूमत के साथ है, और आबादी चाहती है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसमें बेहतरी आए, उसमें और मजीद बेहतरी आए, लेकिन वो मौजूदा सिस्टम को रिमूव करना नहीं चाहते, एटलीस्ट ऑन द गन के जरिए रिमूव नहीं करना चाहते, मारा मारी नहीं चाहते, खून नहीं चाहते। एस्पेक्ट है जो आप बता रहे हैं, जो वहाँ के लोगों की राय भी आपने शेयर की, लेकिन जो अभी आपने एक बात की ना कि अच्छा, आबादी का साथ होना या ना होना वो एक और एस्पेक्ट है, लेकिन आपने कहा कि छोटा तबका है तालिबान के अंदर ही जो यूज ऑफ फोर्स जो है वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं या जो तस्वीर हम तक पहुंच रहे हैं, उससे तो ऐसे ही महसूस होता है कि तालिबान बड़ी तेजी से वहां पे ग्राउंड गेन कर रहे हैं, और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो किस तरीके से इक्तदार भी वहां पे हासिल कर लेते हैं। तो ये छोटा तबका इतना ताकतवर है? जी, तालिबान की अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देख लें, तो 1 लाख के करीब जो तालिबान हैं वो हैं। अगर 3 करोड़ 22 लाख या 35 लाख आबादी में 1 लाख लोग हैं, तो तादाद तो उनकी कम है, लेकिन जाहिर है उनके पास गन है, उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास लड़ाई करने की सलाहियत है। और इसमें एक और जो खामी है वो जो अफगान हुकूमत की वो है कि अफगान हुकूमत ने अपनी आर्मी तो बिल्कुल तैयार की है। 1,85,000 के करीब इनके पास जो ऑपरेशनल आर्मी है। फिर वजारत दाखिला के पास पुलिस और दीगर जो सिविल जो फोर्सेस हैं उनको अगर मिला लें तो 3 लाख के करीब इनके पास जो फोर्सेस हैं वो है। लेकिन जो दूर दराज इलाके थे, जो रूरल एरिया थे, वहां पर जो सप्लाई का सिस्टम था वो अफगान हुकूमत के पास नहीं था। अफगान हुकूमत के पास दूसरी एक अहम चीज है वो जो नहीं थी, और वो थी एरियल पावर, यानी कि जो फिजाई जो एयर फोर्स है वो इनके पास मुकम्मल, यानी कि उनकी मेंटेनेंस इनके पास नहीं थी। तो जब आप सप्लाई आपके पास से छिन जाए, और फिर इसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ बड़ी ये ज्यादती की। पहली बात तो ये है कि उन्होंने अफगान अफगान तालिबान के साथ खुद डील की, और अफगान हुकूमत को शुरू में उसका शराकत कार नहीं बनाया, और फिर जब डील कर ली तो तय ये पाया था कि वो सितंबर में जाएंगे, लेकिन सितंबर से पहले वो जुलाई में चले गए। और आपको पता है कि जुलाई में जाते हुए भी वो इस तरह से गए हैं कि बागराम एयरबेस को वो लाइटें बंद करके चले गए, और उसकी प्रॉपर हैंडिंग ओवर भी नहीं की। तो जो अमेरिका जिस तरीके से वहां से निकला है या निकल रहा है, उसने एक बहुत बड़ा ब्लो दिया है पूरे सिस्टम को और पूरे अफगानिस्तान को। अच्छा, वो 2-3 बातें मैंने करी, लेकिन क्योंकि अभी आखिर में आपने ये बात कही कि जिस तरीके से वो निकला है, मैं थोड़ा-सा आपकी राय इस पे भी लेना चाहती हूँ कि अगर मैं आप पे आपकी बड़ा काम है अफ़गानिस्तान पे, आपका बड़ा फ़ोकस भी है हमेशा से। अमेरिका वहाँ से कामयाब गया है या अमेरिका को वहाँ पर शिकस्त हुई है? ये एक सवाल है जिस पे बड़ी बात उठ जाती है, और कुछ लोगों की राय ये है कि इस वक़्त जिस पॉइंट पर अमेरिका वहाँ से निकला है, अगर स्ट्रैटेजिक गोल्स की बात करें जो अमेरिका सेट करके आया था, तो अमेरिका वो सारे पूरे करके गया है। कौन-सी ऐसी नाकामी है जिसकी बुनियाद पर ये बात कहने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका को शिकस्त मिली है? देखिए यशवीन के जो मिलिट्री एतबार है उसको अगर देखा जाए या उनके गोल्स को देखा जाए, उनका गोल क्या था? उनका गोल नंबर 1 था कि अलकायदा को डिसमेंटल करना है। तो 2 मई 2011 को उन्होंने एबटाबाद में ऑपरेशन किया था और अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। बिल्कुल। अलकायदा को अमली तौर पर उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। दूसरा उनका बड़ा गोल ये था कि वो अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा महफूज बनाए, तो वो उन्होंने बनाया। तीसरा उनका जो बड़ा गोल था कि वो अफगानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट इंस्टॉल करें और अफगानिस्तान को एक सिस्टम बना कर दें, तो वो उन्होंने काफी हद तक दिया। लेकिन ये उनका जाती एजेंडा नहीं था, ये उनका एक कंट्रीब्यूटिंग एक कह लें कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन जो थी वो थी। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल आप ये देखिए कि हम पाकिस्तान है, 1947 में हमने आजादी हासिल की है, हम अपनी रेल सर्विस को ठीक नहीं कर सके। हमारी रेल सर्विस श्रिंक कर रही है। किसी दूसरे मुल्क में, किसी पड़ोसी मुल्क में हमारी रेल नहीं जाती, ईरान में हमारी रेल नहीं जाती, उज्बेकिस्तान में हमारी रेल नहीं जाती, अफगानिस्तान में हमारी रेल नहीं जाती, इंडिया के साथ जाती थी, बंद हो चुकी है। चीन के साथ हमारी रेल की सर्विस नहीं है। अफगानिस्तान जो कि 9/11 के बाद जंग का शिकार भी हुआ, उसके बाद 2 मुल्कों के साथ उनके रेल की सर्विसेज हैं। उज्बेकिस्तान की रेल वहां पर आती है, ईरान से रेल वहां पर आती है, ताजिकिस्तान की रेल उनकी बॉर्डर तक आती है। तो उन्होंने डेवलपमेंट जरूर की है, स्कूलों का स्ट्रक्चर बनाया है, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये कहें कि अमेरिका जा रहा है और हार के चला गया, देखिए सबसे ज्यादा लोग कौन मरे? अफगान मरे, सबसे ज्यादा अफगान मरे।
सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो अफगान कौम का हुआ है, आम आदमी का हुआ है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अगर देखिए 3,000 बंदा मरा था 9/11 में, तो यहाँ पर तो 3 लाख से भी ज्यादा बंदा मर गया। स्ट्रक्चर्स इन्होंने खड़े कर दिए, सिस्टम इन्होंने बना कर दिया, और अब वो वापस जा रहे हैं अपने फौजियों को महफूज बनाते हुए। तो जंग कौन जीता? क्या यही तो बात। तालिबान जंग जीत गए? हाँ। क्या तालिबान जंग? हम इधर जनरल हमीद गुल साहब का बड़ा वो एक क्लिप चलाते हैं कि जी अमेरिका हार के जाएगा, और भाई हमने क्या नुकसान किया? हाँ। हमने जो नुकसान किया जरा उसको तो मेजर कर लें, ठीक है? बिल्कुल। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये है। वॉइसेस तो हर तरह की हैं। अमेरिका के अंदर से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमने जंग नहीं की, लेकिन अगर उनके ब्रॉडर जो एजेंडा पॉइंट्स देखें तो वो सारे उन्होंने हासिल कर लिए। अच्छा, अमेरिका जो है वो अपने अहदाफ हासिल करके चला गया। आप क्योंकि आप खुद आंखों देखी बहुत सारी चीजें इस वक्त बयान कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वहां की सोसाइटी की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो भी आपने कुछ चीजें हमारे सामने रखी, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए फिर दूसरा एक एस्पेक्ट ये सामने रखे हैं कि लग ऐसा ही रहा है कि तालिबान अल्टीमेटली ग्राउंड गेन कर लेंगे। जो भी सिस्टम अमेरिका इन प्लेस रख के गया है शायद वो सस्टेन ना कर सके, वो सर्वाइव ना कर सके। तो फिर उस सिचुएशन के अंदर आप उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर और इस रीजन के ऊपर कि इन केस ये टेक ओवर हो जाते हैं, जो कि इनएविटेबल लग रहा है, तो क्या ये फिर कोई रिवर्स गियर लग जाएगा खिते को भी? सिक्योरिटी के मामला की बात करें, तरक्की के मामला की बात करें, फिर एक बैकवर्ड वो हम देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर मामला सारा दोबारा। यशवीन, पहली बात तो यह है कि जो तालिबान की तरफ से जो शहरों पर कब्जा करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। हमने देखा है कि जो अफगान मिलिट्री है उसने रूरल एरिया में तो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अफगान जो मिलिट्री है उसने बड़ी लड़ाई भी की है। लेकिन मैं जो हम इंटरप्ट कर रही हूँ पाकिस्तानी आपको मीडिया, इजाजत, एक पाकिस्तानी एक तासुर ये भी तो अभी उभर रहा है कि उनकी मिलिट्री जो है उसकी इतनी कोई फाइटिंग कैपेसिटी भी नहीं है, और एक जो अफगान मिलिट्री में से डिजर्शन की कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं फौज को, तो ये भी मैं आपको बताता हाँ। हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अफगानिस्तान की जो मिलिट्री है वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ाई कर रही है, और उसमें डिजर्शन भी हुई है, बड़े पैमाने पर लोग छोड़े भी हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो भागे हैं, जिन्होंने सरेंडर किया है? ये वो लोग हैं रूरल एरिया में जहां पर इनका सप्लाई का मैकेनिज्म नहीं था। जब सप्लाई फौजी को नहीं मिलेगी तो वो कैसे लड़ाई करेगा? उसके पास गन चाहिए, उसके पास खाना चाहिए, उसे पीना चाहिए, तो उसको एमिनेशन चाहिए। जब नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? या मारा जाएगा या सरेंडर करेगा। तो ज्यादातर लोग ऑप्ट कर लेते हैं सरेंडर को। लेकिन जो बड़े शहर हैं वहां पे सप्लाई का मसला नहीं है। वहां पर अगर तालिबान रुख करेंगे तो बहुत सख्त मारामारी होगी, क्योंकि अफगान मिलिट्री के पास बड़ा जदीद असला है। पूरी दुनिया इनको 20 साल पैसे देती रही है, जदीद असला देती रही है, जदीद एमुनेशन देती रही है। इसमें बहुत नुकसान होगा। और अगर तालिबान ने सिविल वॉर आप समझते हैं फ्रॉम द कार्ड्स थे? सिविल वॉर की तरफ जा सिविल वार तो हो चुकी है यशवीन, सिविल वार तो हो चुकी है। जब तालिबान ने आके आपके टाउन्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया, आपके रूरल इलाके पे कब्जा कर लिया, हुकूमत का इख्तियार खत्म हो, सिविल वार तो शुरू हो गई। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, घरों को छोड़ के जा रहे हैं, तो सिविल वार तो शुरू हो चुकी है वहां पे। अब यह है कि क्या वो वार जो आबादी के मराकज है उधर तक आएगी, और अगर आएगी तो क्या जो गवर्नमेंट है वो उसको सप्रेस करेगी या नहीं करेगी? मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत करेगी, हुकूमत लड़ेगी, और लोगों की एक बड़ी तादाद भी सपोर्टिव है कि तालिबान के साथ लड़ा जाए। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर ये सूरत हाल है। ये इतना आसान नहीं है। और फर्ज करें अगर तालिबान ने कब्जा कर दिया, जो दूसरी बात है, तालिबान अगर कब्जा कर लेते हैं 1996 की तरह दोबारा वो आ जाते हैं, तो ये याद रखिए कि तालिबान के हवाले से टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद ने कहा है कि अगर तालिबान वहां पर जीत गए तो ये हमारे बयानिए को तकवीत मिलेगी, जो टीटीपी है वो जीतेगी। टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दुश्मन जमात करार दी गई है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया हुआ, और टीटीपी का नाम लिया जाता रहा है हमारी साबिक प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से, अलकायदा का नाम लिया जाता रहा है। फिर चाइना को एक जो सबसे बड़ा रिजर्वेशन है जिस जमात के ऊपर, वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, वो भी तालिबान के साथ है। फिर उज्बेकिस्तान की जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, वो भी तालिबान के साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ रही है। तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, जैश मोहम्मद जिसको हमने कालादम करार दिया हुआ है, कालादम लश्कर तैयबा जिसको हमने कालादम करार दिया हुआ है, ये तमाम जमातें मिलकर अफगान तालिबान के साथ वहां पर अफगान हुकूमत
के खिलाफ लड़ाई कर रही है, और अगर ये जीत जाते हैं अफगान तालिबान तो जाहिर है ये जमातें ये जोर पकड़ेंगी। सपा साहबा भी हमारी उधर उधर मौजूद है, तो फिर जो स्पिलवे है वो इधर यहाँ पे भी आएगा बिल्कुल, यहाँ पे स्पिलवे इफेक्ट आएगा, यहाँ पे भी ओवर इफेक्ट आएगा इसका। अच्छा, आखिर में एक चीज के ऊपर मैं चाहती हूँ आप जरूर कमेंट करें कि इस वक्त जो अफगान हुकूमत है उनका जो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ, उसके बारे में आप किस तरह से उसको देखते हैं? अफगान सफीर की बेटी का इस्लामाबाद में जो मामला हुआ वो हम सबके साथ जाए बगैर पाकिस्तान कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि प्लास्टिक किस्म का रिएक्शन आता है तो सबको वापस बुला देते हैं। जिस स्टेटमेंट आज में एनएसए बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का रवैया और प्रेसिडेंट का रवैया और एटीट्यूड है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मामला हो सकता है अफगान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस रवैये को? यशवीन, देखिए, पाकिस्तान ने माजी में भी कहा है कि हम अफगान तालिबान को कन्विंस कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और हमने ये तस्लीम भी किया हुआ है कि अफगान तालिबान के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे कुछ वजीरों ने भी कोई बयानात दिए हुए हैं। देखिए, उनका ये कहना है कि जब तालिबान आपके इधर रहते हैं और उनको आने जाने में आज़ादी है, तो आप ये सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को हमारे मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल है सिक्योरिटी की खराब करने में, वो तो हम पर इल्जाम आयद करते हैं ना। तो उनकी जो मुखासमाना रवैया है पाकिस्तान के हवाले से, उसकी बुनियाद ये है, वो रेफरेंस देते हैं कि जी तालिबान की क़यादत तो आपके पास रहती है, वो हमारे इधर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हमारी फौज को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम पर एक इल्जाम है जो उनकी तरफ से लगाया जाता है, और ये एक थिंकिंग वहां पर है जिसके ऊपर वो रेफरेंस देते हैं हमारे अपने बयानात का। और हमारी तरफ से कहा जाता है कि हम न्यूट्रल हैं, और वो ये कहते हैं अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर आप तालिबान को कंट्रोल करें। तो अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो वो कहते हैं कि जी ये तो इसका मतलब है कि आप हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। तो ये उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको वो लेके चल रहे हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वहां पर दो ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह सालेह, और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मुहिबुल्लाह, वो मुहिब। तो मुहिब जो है और अमरुल्लाह सालेह हैं, वो खुलकर पाकिस्तान का नाम लेकर हम पर तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ वहां पर ऐसी लोग भी हैं जो उनके वजीर खारजा मोहम्मद हनीफ अतमर हैं, दाऊद जही हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से उनके नुमाइंदे हैं, और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिल बैठ के इस मामले को तय किया जाए, ताकि हम किसी और तनाज़े में दाखिल हुए बगैर, किसी और बदमज़गी में दाखिल हुए बगैर हम इस सारे मामले को खुशउस्लूबी से तय करें, और पाकिस्तान को कन्विंस करें कि वो तालिबान के तदारक के लिए अफगान हुकूमत का साथ दें। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर? जो अभी तक जिस तरीके से डील कर रहे हैं अफगान मामले को, वो ठीक है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अफगान मामले को दुरुस्त अंदाज में डील कर रहा है। मेरे ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उसका एक पॉलिटिकल रिव्यू होना चाहिए, पार्लियामेंट को उस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, और पार्लियामेंट को अपनी इनपुट देना चाहिए। हमारी सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको अपना अपना जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं अफगान पॉलिसी के हवाले से वो लानी चाहिए। हमारी जो अफगान पॉलिसी है प्रीडोमिनेंटली वो हमारी सियासी जमातों के हाथ में नहीं रही, और इसमें जो बाकी जो फोर्सेस हैं उनका तो एक उनका अपना किरदार है, लेकिन हमारी सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो किरदार हासिल करें, आगे बढ़ें, पॉलिसी रिकमेंडेशंस लेकर आए और प्रपोज करें कि अफगानिस्तान के साथ जो हमने अमन के साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, वहां पर किसी किस्म की जो बदअमनी है, अगर वो पाकिस्तान की सरजमीन से ऐसे कोई नासर होते हैं तो उसको यकीनी बनाया जाए कि ऐसे नासर किसी भी सूरत ना जाए, और अफगानिस्तान हुकूमत भी इस बात को यकीनी बनाए कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर रहे, और ऐसे नासर अगर वहां से यहाँ पर आते हैं तो वो भी नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी, जो फर्स्ट हैंड वो काबुल में अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आए थे, वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।